नमस्कार दोस्तों। आज मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम का हमारा दूसरा दिन। तो मैं आज आपको कुछ नए टॉपिक्स दूंगा जिन्हें आपको तैयार करना होगा, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे और साथ ही आपको मैं मेंस के क्वेश्चन भी दूंगा जिन्हें आपको उसके बाद सॉल्व करना होगा। लेकिन उससे पहले हम जो लास्ट था हमारा, उस दिन मैंने आपको दिए थे कुछ क्वेश्चन 5 करने के लिए कि आप पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और फिर उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं आपको पहले बताऊंगा आज कि कैसे शॉर्ट नोट्स को तैयार करना है और फिर उन क्वेश्चन में एक मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले हम डे 1 पर पहुंचते हैं। देखो, डे 1 की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको डे 1 में ये टॉपिक दिए थे। वेदर एंड क्लाइमेट में क्या अंतर है। दूसरा था एटमॉस्फेयर की ओरिजिन, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर पे था। इसके बाद टॉपिक था टेम्परेचर पर, इंसोलेशन, हीट बजट, टेम्परेचर बेल्ट एंड टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान की व्युत्क्रमणता। ये टॉपिक मैंने आपको दी और इससे संबंधित मैंने ये आपको क्वेश्चन दिए थे। तो ये 5 क्वेश्चन है मेंस में, इनमें से कुछ पीवाईक्यू थे और जहां से पीवाईक्यू नहीं है वहां से मैंने आपको बनाकर दिए। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप इन टॉपिक का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ। तो देखो, मेरे क्लास में एक स्टूडेंट है, उसने मुझे शॉर्ट नोट्स बना के ये भेजा था, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला देखो, तापीय व्युत्क्रमण ताप, ये आपको कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स। तो देखो, ये तापीय व्युत्क्रमणता टेम्परेचर इन्वर्जन पर उसने हिंदी में बना के भेजा है। देखो, सबसे पहले उसने यहाँ पर इस डेफिनेशन को लिखा। उसने लिख दिया कि तापीय व्युत्क्रमणता एक विशिष्ट मौसमी दशा है जिसपे क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी के स्थान पर वृद्धि होने लगती है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो तो तापमान में कमी के स्थान पर वृद्धि होने लगती है, उसे ही हम तापीय व्युत्क्रमणता कहते हैं। और उसे ऋणात्मक ताप ह्रास दर भी कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स रेट भी कहा जाता है। तो ये बोला है उसमें। और ये देखो, यहाँ पर उसने क्या बना दिया, एक छोटा सा डायग्राम कि टेम्परेचर ऐसे कम होना चाहिए था ऊंचाई के साथ, लेकिन ये बढ़ने लगा। यही है टीए। टीए का मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन, उसने अपनी भाषा में लिखा है। ये देखो, उसके बाद उसने तापीय व्युत्क्रमणता की यहाँ पर कंडीशंस लिख दी है। देखो, ये सारी की सारी कंडीशन है। लॉन्ग विंटर नाइट्स हो गया, शीतकालीन लंबी रातें। तो पार्थिव विकिरण देखो उस टाइम ज्यादा हो जाता है सौर्य तप से, तो इसने यहाँ पर निशान बना के बता दिया, पूरी लाइन नहीं लिखी। इसके बाद देखो, उसने लिखा कि क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए, मेघ रहित आकाश होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि निर्बाध टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा। टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन, अर्थ जो ठंडी हो रही है वो लगातार होती रहेगी। और ऐसी कंडीशन में टीआर फिर से क्या हो जाएगा, इस सौर्य तप से ज्यादा हो जाएगा, तो अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर देखो, उसने बताया शांत वायुमंडलीय दशाएं, कि काम एटमोस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए जिसकी वजह से मिक्सिंग नहीं होगा, तो ये कंडीशन आसानी से विकसित हो पाएगी। फिर देखो लास्ट में हिम रहित धरातल लिखा कि स्नो कवर्ड आपका अर्थ सरफेस जब होती है तब भी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ये उसने शॉर्ट में देखो ये लिख लिया। इसके बाद उसने इस टॉपिक पर उसने लिखा कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले उसने लिखा रेडिएशन से जो बनती है टेम्परेचर इन्वर्जन, वो विकिरण जनित तापीय व्युत्क्रमणता। उसका देखो यहाँ पर उसने एक डायग्राम बनाया। देखो, ये हो गया उसका एक वाला। अब इसके बाद देखते हैं। देखो, इसके बाद उन्होंने देखो यहाँ से उठाया, इसके बारे में शॉर्ट नोट उसने से चार्ट फॉर्म में बना लिया। देखो, फ्लो चार्ट बना लिया कि जब शीतकालीन शांत मेघ रहित लंबी रातें होंगी, मतलब एक ही लाइन में उसने सब कुछ लिख दिया कि विंटर्स नाइट्स हैं, काम है, उसमें क्लाउड्स नहीं है और लॉन्ग नाइट्स होती हैं विंटर की। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बढ़ जाता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बढ़ेगा तो धरातल के संपर्क की वायु का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और फिर देखो उसके बाद लिखा कि ऊपरी परतों का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इसे ही टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। तो उसने देखो पूरा चार्ट बना दिया, यूं फ्लो चार्ट करो और उसका एक डायग्राम। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, आप इस डायग्राम पर ही सब कुछ लिख सकते थे। आपको ज्यादा वो चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप इस डायग्राम पर ही बहुत सारी चीजें लिख सकते थे जो वहां पर लिखा हुआ है चार्ट फ्लो में। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते थे। फिर घाटी व्युत्क्रमणता का देखो डायग्राम बनाया और ऊपर इसने शॉर्ट में लिख लिया, अपनी समझ के लिए लिखा है, वरना इसी डायग्राम पर ही लिखा जा सकता था। तो यहाँ पर भी आप इस पर लिख दोगे तो और छोटा हो जाएगा। इसके बाद देखो वाताग्रीय व्युत्क्रमणता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ठंडी वायु इधर से आ रही है, इधर से गर्म वायु, दोनों अभिसरित हो रही हैं, वाताग्र का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर देखो गर्म हवा ऊपर गई तो गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, तो तापीय व्युत्क्रमणता की स्थिति हो गई। ये इसको यहाँ पर लिख लिया उन्होंने। फिर देखो मौसम पर प्रभाव को लिखा हुआ है, कोहरे का निर्माण होता है, दृश्यता, वर्षण, ठीक है, एयर पोल्यूशन, ये सब पर इन्होंने आके चार्ट बनाया हुआ। देखो इस तरह से जो पूरा 4-4 लाइन में लिखना था, एक एक लाइन में वो आ गया, यहाँ पर डायग्राम बना दिया। तो देखो इस तरह से क्या करेगा, ये देखो आगे दैनिक तापांतर, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एंड टोर्नेडो का भी कई बार फॉर्मेशन हो जाता है। और लास्ट में उन्होंने अपना कंक्लूजन लिखा। तो देखो इस तरह से अगर आप चार्ट बनाओगे, इसको और छोटा किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप चाहो तो इन डायग्राम्स पर ही सारा कुछ लिख सकते हो।
तो ये लाइनें भी नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो 2 पेज में आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसको तैयार करना है, आपको जो शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना है। तो की पॉइंट इस तरह से आपको लिख लेने हैं, जैसे ये लिखे हुए थे देखो, यहाँ पर। शर्तों में सीधा उन्होंने देखो ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं बनाई, यहीं से अपनी समझ के लिए उन्होंने लिख लिया। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा कि 1 या 2 पेज में 2 पेज में ये पूरा का पूरा आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब आते हैं देखो उस क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन को देख ही लेते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर लिखा है तापमान के व्युत्क्रमण की घटना से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन? फिर लिखता है हाउ डज इट अफेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड वेदर पैटर्न? ये कैसे वायुमंडलीय दशाओं और मौसम प्रतिरूपों को प्रभावित करता है? तो देखो यहाँ पर पहला पार्ट उसने आपसे पूछा है कि इस पहले पार्ट में, ये वाले में, कि आपको बताना है तापमान की व्युत्क्रमणता क्या है, ये वाला पार्ट। तो आपको यहाँ क्या बताना होगा, यहाँ पर इसकी आप डेफिनेशन बता सकते हो। देखो है कितना, 150 वर्ड में है, तो 2 ही पेज मिलेंगे आपको। तो पहले पार्ट में आप क्या करो, लिख दो कि टेम्परेचर इन्वर्जन की डेफिनेशन क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस जगह पर, तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो ये रहा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तापीय व्युत्क्रमणता को बता दोगे डेफिनेशन, और उसके बराबर में ये एक डायग्राम लग जाएगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। आपने उसको एक डायग्राम से बता भी दिया। फिर आप क्या बताओगे, इतने पे तो खत्म नहीं कर सकते, कुछ तो उसमें लिखना होगा। फिर आप आओगे तापीय व्युत्क्रमणता की शर्तें, आप उनकी कंडीशंस को वहां पर लिख सकते हो। फिर आप इस पर आ जाओगे कि ये तापीय व्युत्क्रमणता की ये दशाएं हैं, और उसके आगे आप इनको लिख सकते हो। और इसको बताने के लिए देखो ये वाला, अगर आपके पास देखो जगह बहुत कम होती, 2 ही पेज है, ज्यादा लिख नहीं सकते हो, तो आप अगर टाइप लिखने लगोगे तो वो सारा जो क्वेश्चन है वो सारा टाइप पे हो जाएगा। तो आप इसमें टाइप को स्किप कर सकते हो। और आप क्या करो, ये वाला जो डायग्राम है रेडिएशन वाला, देखो इन सब के तीनों के बेस में यही मेन है कि शीतकालीन जब लंबी रातें होंगी तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, जिससे धरातल ठंडा हो जाएगा। धरातल ठंडा हो गया तो उसके पास की एयर भी ठंडी हो जाएगी, जबकि ऊपर की लेयर ठंडी नहीं हो पाएंगी, तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा। तो आप इस डायग्राम को यहाँ कंडीशंस में क्रिएट बना दोगे, तो आपका यहाँ पर भी एक डायग्राम हो गया, एक ऊपर डायग्राम हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, टाइप को फिर स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर 150 वर्ड्स ही लिखने हैं देखो। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या से है, तो इसको छोटा ही रखना है। दूसरा पार्ट आपका देखो क्या क्या वायुमंडलीय दशाओं एवं मौसम प्रतिरूपों को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब बताना है कि टेम्परेचर इन्वर्जन का वेदर पैटर्न पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस मौसम प्रतिरूप के कौन कौन से मौसम के कौन कौन से कंपोनेंट है। जैसे टेम्परेचर हो गया, विजिबिलिटी हो गई, उसके बाद फॉग हो गया, रेनफॉल हो गया, टोर्नेडो हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं या जो वेदर का पैटर्न है, वेदर के आपको कंपोनेंट पता होने चाहिए, और देखो कि किस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, और उनको आप लिखते जाओ और उनके साथ में डायग्राम बना दो। अगर हम यहाँ बात करें, देखो इस वाले नोट्स में यहाँ पर देखो ये हो गया यहाँ तक। अब इसको टाइप को मत लिखो। अगर किसी को ज्यादा इच्छा है टाइप लिखने की, तो वो क्या करे, इन चारों के बस डायग्राम बना दे कि एक पेज में आप उसको कंप्लीट करो। पहली बात, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, इतने से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखना भी चाहते हो तो आप इसका सिर्फ डायग्राम बना के काम चला सकते हो, कि इसका भी डायग्राम, चारों का एक एक डायग्राम बना के आप निकल लो। इस तरह से इसको किया जा सकता है। और फिर हम पहुंचेंगे कौन से पार्ट पर, जो इसका सेकंड पार्ट है, जहां हमें मेनली फोकस करना है ये वाला, तापीय व्युत्क्रमणता का मौसम पर क्या प्रभाव है या वायुमंडलीय दशाओं पर क्या प्रभाव है। तो देखो यही सब उसके कंपोनेंट होते हैं। देखो फॉग, टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन में धरातल के पास की वायु ठंडी हो जाती है, तो उसमें जो जलवाष्प होगी वो भी ठंडी हो जाएगी, उसका संघनन हो जाएगा। संघनन होने से जल की बूंदें बन जाएंगी, और धरातल के पास अगर संघनन हो जाए तो किसका निर्माण होता है, कोहरे का। यही इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद देखो दृश्यता में क्या हो जाती है, कमी। जब टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो देखो कोहरा बन गया, साथ ही यहाँ पर धूलकण भी होते हैं, साथ ही यहाँ पर धुआं भी होता है। वो टेम्परेचर इन्वर्जन की परत को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो जब यहाँ पर सब इकट्ठा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, दृश्यता भी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। ये देखो ये डायग्राम उसी का बना हुआ है। साथ के साथ वर्षण की बात करें, प्रेसिपिटेशन, तो ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन की लेयर बन जाती है, ये कन्वेक्शन को नहीं होने देती, कन्वेक्शन को लिमिटेड कर देती है। जब कन्वेक्शन नहीं होगा तो वर्टिकल क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर वर्टिकल क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल भी नहीं होगा, तो वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद देखो आप दैनिक तापांतर जो होता है, दिन और रात के तापमान का अंतर, वो भी क्या हो जाता है, इससे कम हो जाता है।
साथ ही साथ कई बार इससे थंडरस्टॉर्म या टॉर्नेडो भी बन जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि ये जो लेयर बन जाती है, ये कन्वेक्शन इसके नीचे नीचे लिमिटेड रहता है। यो हवा उठी यहाँ से वापस नीचे, यूं हुई हवा वापस नीचे, लेकिन वो हीट नीचे कई बार स्टोर होती रहती है और फिर वो एकदम से कई बार इस टेम्परेचर इन्वर्जन की लेयर को तोड़ देती है। और जब हवा लगातार ऐसे ऊपर उठेगी तो क्यूमुलोनिम्बस कपासी वर्षा मेघों का निर्माण हो जाता है और उसी से क्या हो जाता है, भारी वर्षा हो जाती है, वो टॉर्नेडो का फॉर्म ले लेता है। तो ये कंडीशन भी कभी कभी पैदा हो जाती है ये पर, लेकिन ये रेयर होता है तड़ित झंझा और टॉर्नेडो वाला। तो ये सब आप लिखते और उसके बाद इसका निष्कर्ष लिख देते कि इसके वजह से क्या हो सकता है कि गंभीर वायु प्रदूषण जैसी और चरम मौसमी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इनका प्रेडिक्शन करना आवश्यक है। इस तरह का आप इसमें कंक्लूजन लिख सकते थे। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा, आपका पहला जो क्वेश्चन था उसका हम इस तरह से उसको लिखना चाहिए था। देखो दोबारा से देखो देखो तापमान के व्युत्क्रमण की घटना से आप क्या समझते हैं, तो मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो लिखोगे कि टीआई है क्या, फिर उसकी कंडीशंस को लिख दिया। देखो ये क्या है जैसा होता है ना, ये पार्ट छोटा रखना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता। उसका जो एप्लीकेशन पार्ट होता है इस पर ज्यादा ध्यान देना होता। तो फिर आप इस पर आओगे मेन पार्ट पर, यहाँ पर ज्यादा लिखोगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर सबके अपने अपने डायग्राम बनाओ, विजिबिलिटी वाले का, रेनफॉल वाले का, फोग वाले का, उनका सबका क्या करो अलग से एक डायग्राम बनाते जाओ, 3-4 डायग्राम वहां पर हो जाएंगे, तो आपको अच्छा स्कोर इसमें आ जाएगा। इसी तरह इन सबको आपको करना था। हीट बजट क्या है, ठीक है, ये पूछा गया था। देखो यहाँ पर पृथ्वी के तापीय संतुलन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, मतलब हीट बजट को बताओ। तो पहले में आप हीट बजट बताओ, फिर दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि मानव की गतिविधियां इस प्राकृतिक संतुलन को किस प्रकार बाधित कर रही हैं, कि हम जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे हैं उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे वो इसमें चेंजेस ला रहा है, तो इस पर बताना था। तो ये वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। इसी तरह मौसम एवं जलवायु के मध्य अंतर को उदाहरण से स्पष्ट करें, तो सीधा आप इसका चार्ट बना के अंतर लिख दो। ऐसे क्वेश्चन को सीधा डील कर देना चाहिए। इसके बाद ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड बोरेलिस के बारे में मैंने आपको बताया था कल भी, कि इसमें आपको वो बताना होगा कि इनका निर्माण होता कैसे है। तो पहले आप बताओगे ये है क्या, फिर बताओगे ये कि क्रिएट कैसे होती हैं, तो बताओगे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करता है, सूर्य से आने वाले उच्च आवेशित कणों को रोकता है, लेकिन कुछ उसमें से जब पार करते हैं तो वो चुंबकीय बल रेखाओं के साथ साथ वो पोल्स पर पहुंचते हैं और गैसेस के साथ इंटरेक्शन से अलग अलग कलर की लाइट निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलर लाइट्स कहते हैं। थोड़ा सा बता दो कि किस गैस से किस तरह की लाइट निकलती है। फिर इसके बारे में और बता सकते हो कि जब जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम की स्थिति होती है तब ये और दक्षिण तक दिखाई देती है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये सब बातें आपको किसमें बतानी थी, इसके अंदर आपको बतानी। तो इसने यही पूछा है ये है क्या और ये घटनाएं कैसे उत्पन्न होती। तो ये कई सारे टॉपिक को मिलाकर है। आयनोस्फीयर वाला आपने पढ़ा होगा, आयन मंडल उसमें से है, प्लस पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है और उसका क्या काम है। सोलर विंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो सब जब आपको पता होगा, सोलर स्ट्रॉम्स के बारे में पता होना, तब जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम उत्पन्न होते हैं, तो वो सब जब पता होगा तब आप इसको लिख लोगे। ये करंट में न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आया था। फिर ये ट्रोपोस्फियर वाला हो गया। ये भी आपको देखो क्या बताया है कि क्षोभमंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है, बहुत ही सिग्निफिकेंट लेयर है, तो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। तो सबसे पहले क्या बताओगे कि ट्रोपोस्फियर एयर के बारे में, कि इसकी ऊंचाई कितनी है, अर्थ के बिल्कुल क्या ये टच में रहती है, तो मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो ये थोड़ा सा बताने के बाद इसका एक डायग्राम बना दोगे। वायुमंडल की संरचना की सबसे नीचे की लेयर इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आप बताओगे कि मौसम प्रक्रियाओं को कैसे ये निर्धारित करती है, तो आपको बताना होगा कि लगभग संपूर्ण यहाँ पर वाटर वेपर मिलती है, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल मिलते हैं। उस यही दोनों चाहिए होते हैं आपको कंडेंसेशन के लिए। संघनन तभी होगा जब डस्ट पार्टिकल होंगे और वाटर वेपर होगा, इसी से फोग होगा, इसी से वर्षा बनेगी। ये सारे के सारे किससे होंगे, इसी से होंगे। फिर साथ ही साथ क्या होता है, ये अर्थ के कांटेक्ट में रहती है और अर्थ की डिफरेंशियल हीटिंग होती है, कहीं पर ज्यादा गर्म हो जाती है, कहीं पर ठंडी हो जाती है। इसकी वजह से कहीं पर कन्वेक्शन होगा, वहां पर लो प्रेशर हो जाएगा, हाई से लो की और हवाएं चलने लगी तो विंड भी यहीं चलती है। साथ ही साथ इसमें आप ये भी कह सकते हो कि इसको कन्वेक्शन लेयर भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ के टच में है। तो उससे आप बता सकते हो कि इससे भी क्या होगा, कन्वेक्टिव क्लाउड्स बनेंगे, रेनफॉल होगा।
साथ ही साथ आप ये भी बता दे सकते हो कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, इंस्टेबिलिटी की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें बता के उसके साथ एग्जाम्पल देते हुए आपको ये क्वेश्चन लिखना था। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन जो थे, इनको किस तरह से लिखना था। तो आपको पहले ये बताना है, उसके बाद ज्यादा फोकस किस पर लिखना है कि ये मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित कैसे करते हैं, विद एग्जाम्पल आपको दे के बताना था। तो ये आपका है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना था। तो ग्लोबल वार्मिंग से भी आप जोड़ सकते हो इसके कंक्लूजन। तो ये था आपका पूरे के पूरे 5 टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपने इसको क्या किया होगा, टॉपिक को पढ़ने के बाद इनको लिखने का कोशिश किया होगा। कुछ लोगों ने अगर लिखा हो तो हमारे रिवोल्यूशन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आप उनको भेज सकते हो अपने आंसर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस पर कुछ क्वेश्चंस पे रिव्यू दे देंगे, तो आप वहां पर भेज सकते हो इस। अब देखो इसके बाद की जो बात है, अब हमारा डे 2 पे हम आते हैं। तो डे 2 की बात करें हम, तो डे 2 में हमारे दूसरे जो टॉपिक है वो है, देखो, एयर प्रेशर पे, वायु दाब पे आ जाएगा। तो हमें साथ साथ क्या देखनी होंगी, वायु दाब पेटियां देखनी होंगी। हम एयर प्रेशर के बाद क्या होगा, वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियों के बाद उनके बीच में विंड्स प्रवाहित होती हैं, ग्लोबल विंड जिन्हें क्या देते हैं। तो हमें ग्लोबल विंड देखना होगा, या प्लेनेटरी विंड भी क्या देते हैं। तो ये रहा देखो, प्रेशर बेल्ट, प्लेनेटरी एंड ग्लोबल विंड, लोकल विंड। इसके बाद देखो ट्राई सेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन, त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण। आपने सुना होगा फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल। तो वो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है आपको। इसके बाद देखो क्लाउड्स है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है, मतलब बादल, आर्द्रता और वर्षण, उसके प्रकार और उसका वितरण। ये दूसरा टॉपिक आपका। तीसरा टॉपिक आपका एयर मासेस एंड रिलेटेड वेदर, कि एयर मासेस क्या है और उससे संबंधित मौसमी दशाओं के बारे में आपको लिखना है। तो ये आपका पूरा का पूरा आज का टॉपिक है। तो दोबारा देख लो, वायुदाब, वायुदाब पेटियां हो जाएंगी, ग्रहीय और वैश्विक पवनें, त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण कह देते हैं इसको, बादल, आर्द्रता, वर्षा का प्रकार, उसका वितरण। फिर है एयर मासेस और उससे संबंधित मौसमी दशाएं। तो ये टॉपिक आपको कल तैयार करके लाना है। और देखो यहाँ पर, देखो इसके क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आओगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखो, कि वायुदाब पेटियों के विकास और उनके वैश्विक वितरण की चर्चा करें। देखो, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर बेल्ट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ग्लोब। तो आपको क्या बताना है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि वायुदाब पेटियां तापमान जनित होती हैं या गतिकीय कारकों से उत्पन्न होती हैं। इन पर हम कल डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इस टॉपिक को पढ़ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखना चाहिए था। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये PYQ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख गर्म रेगिस्तान 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही क्यों पाए जाते हैं। वो कह रहा है कि जो हॉट डेजर्ट्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं 30 से 30 डिग्री के बीच में, और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। उसके कारण लिखिए। तो वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की सतह पर होने वाले विभिन्न प्रकार के वर्षण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट अकर ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखना, वो पूछ रहा है कि विभिन्न प्रकार के वर्षण के प्रकार। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टाइप। तो ध्यान रखना, टाइप और फॉर्म में अंतर होता है। एक होता है प्रकार और एक होता है उसका फॉर्म, रूप होता है जो। तो रूप और प्रकार में आपको ध्यान रखना है कि दोनों को एक ही जैसा नहीं लिख देना। तो ये भी आपको लिखना है। इसके बाद देखो एयर मासेस के बारे में लिखा है। कह रहा वायुमंडलीय पिंड या एयर मास क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज एन एयर मास, डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में आप बताइए। तो ये आपको लिखना है। इसके बाद एक्सप्लेन द मेरिडियोनल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड क्लाइमेट। देखो क्या रह रहा है, वायुमंडल के देशांतरीय परिसंचरण को स्पष्ट कीजिए, मतलब उसको पूरा समझाना, आपको क्लियर करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन में हमेशा उसके कारण भी लिखने होते हैं। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये डिस्कस का अर्थ क्या है, डिस्क्राइब में क्या लिखना है, ठीक है, ये एक्सप्लेन में क्या लिखना है, तो अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहे हैं कि ये क्या है, ये वर्ड्स का कैसे यूज करना है, तो आप इसके लिए मैंने यूट्यूब पर एक क्लास डाली है शुरू में कि आंसर कैसे लिखना है। उसमें इन टेल वर्ड्स के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। ये सेकेंडरी की वर्ड्स हैं जो पूरी तरह से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ। वहां पर मैंने क्वेश्चन बताया,
फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया कि इसमें इस तरह से इसको लिखा जाए, तो वहां पर इससे आप जाकर देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल को। तो यहाँ पर आपको इनको बताना है कि ये ट्राई सेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन क्या है। तो इन क्वेश्चन पे थोड़ा हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ लीजिए, इनका शॉर्ट नोट्स बनाइए और कोशिश कीजिए कि ये इन क्वेश्चंस को लिखने की एक तरह से फ्रेमिंग कर लीजिए। ज्यादा पूरा नहीं लिखना, तो कम से कम फ्रेमिंग करके देखिए कि इंट्रो में मैं ये लिखूंगा, मेन बॉडी में मैं ये पॉइंट डालूंगा, कंक्लूजन में मैं ये पॉइंट डालूंगा। तो एक फ्रेमिंग तो करिए ही करिए कम से कम इन क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है, इनकी आप अगर नहीं लिख पा रहे हो शुरुआती फेज में, तो कम से कम इसकी फॉर्मेटिंग तो आप करिए ही करिए, उसको मत जाने दीजिए। तो ऐसे करते करते हम सारा का सारा पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कोई टॉपिक मिस नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा आपको सिलेबस चारों पेपर का ऐसे ही 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों के साथ हम पूरा का पूरा कवर कराएंगे। तो मुश्किल से आपको 5 महीने लगने हैं, नवंबर तक आपका सारा सिलेबस विद रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा का पूरा जो हम अभी तक कर रहे थे। ये हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर पर। इसमें लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, मॉडल आंसर देंगे, डिस्कशन करेंगे उनका, ये कॉपी चेक करके हम देंगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट कॉपी चेक करता है, यहाँ पर टीचर ही आपकी आंसर शीट का इवैल्यूएशन कर और फिर वो आपको रिमार्क देते हैं। आप उनसे जाके मिल सकते हो, आपको बताएंगे कि आप ये आंसर में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो यूपीएससी के लिए चल रहा है और बीपीएससी के लिए भी चल रहा है, बिहार पीसीएस के लिए भी। इसके लिए भी मेंस आंसर राइटिंग अपने यहाँ चल रहा है। तो किसी को अगर ज्वाइन करना हो, मुखर्जी नगर के आसपास हो, तो वो ऑफिस आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो रिवोल्यूशन आईएएस दिल्ली, यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। तो कल वाले मिलते हैं डे 3 में, तो वहां पर कुछ टॉपिक और दूंगा और क्लाइमेटोलॉजी लगभग हम कल कंप्लीट कर देंगे। फिर हम उससे नेक्स्ट सेक्शन में पहुंचेंगे। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद।